So repo rate means it is the interest rate. You have to write this definition in your paper. Okay. अगर आ जाता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं. ये मॉनेटरी पॉलिसी. It is the interest rate charged by RBI from its clients for short-term loans. This word is important. Short-term loans. This word will basically differentiate your repo rate and bank rate. Repo rate is short-term loan, bank rate is long-term loan. Second thing, what are the clients of RBI? The clients of RBI include banks, government, central government, state government, both, and NBFI, non-banking financial institution. ठीक है. तो क्लाइंट्स आरबीआई के कौन कौन होते हैं? बैंक्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ये हम आगे डिटेल में देखेंगे बैंक्स क्या होते हैं. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे हम डिटेल में देखेंगे. अभी के लिए आप इतना समझिए कि ये आपके क्लाइंट्स होते हैं. कोलैटरल यूज्ड फॉर सच लोन्स इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. पहले देख चुके हैं. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है ये भी हम देख चुके हैं. सिक्योरिटीज लिख दो या इसको बॉन्ड लिख दो. ठीक है. दोनों चीजें सेम. क्यों? क्योंकि दोनों पे जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या फिक्स्ड है. ओके. आज की डेट में सीआरआर 4%. ये रेट रेपो रेट इज 4%. ओके. रेपो रेट इज 4%. अब क्या होता है 4%? अभी इसको पॉलिसी रेट भी बोलते हैं. ये भी बढ़िया रखना. इट इज ऑल्सो नोन एज पॉलिसी रेट because RBI uses it to control inflation and deflation in the system. सबसे ज्यादा ये यूज होता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को. ठीक है. कैसे यूज होता है? ये आपका बैंक है. ये आपका बैंक है. अब बैंक को जब भी पैसों की जरूरत पड़ेगी तो आरबीआई के पास जाएगा. आरबीआई से वो लोन लेगा. तो जो लोन लेता है उसको कहते हैं हम रेपो रेट. जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा आरबीआई. अब मान लो सिस्टम में इन्फ्लेशन है. अब देखो बैंक को पैसा चाहिए आरबीआई से लेगा. तो अब क्या करे आरबीआई? रेपो रेट बढ़ा. अभी 4% है. 4% से रेपो रेट बढ़ा के आरबीआई ने कर दिया मान लो 4.25%. अब ये बैंक अगर आरबीआई से पहले पैसा लेता था, जैसे मान लो पहले 100 करोड़ लेता था, तो उसको 4 करोड़ लोन वो देना था इंटरेस्ट. अब अगर 100 करोड़ ले रहे हैं तो 4 करोड़ 25 लाख देना. ठीक. तो यानी कि पहले वो आसानी से लोन ले पा रहा था क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम था ना. अब इन्फ्लेशन में मैंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो अब बैंक जो है वो बोरो ज्यादा करेगा या कम करेगा? आरबीआई से कम करेगा. क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया. बैंक कम बोरो करेगा. मैंने आपको पहले ही बताया जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हम हो या बैंक हो वो कम बोरो करेगा. तो बैंक कम बोरो करेगा मतलब बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा. क्योंकि एक सोर्स आरबीआई से लोन लेने वाला भी तो है. तो आप बैंक सोचेगा कि आरबीआई से तो मैं पैसा ले नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है. अब बैंक के पास पैसा कम बच गया. लेकिन बैंक को तो अपना क्या करना है? प्रॉफिट मार्जिन तो सेम ही रखना है. तो बैंक क्या करेगा? अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा. बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा. पीपल विल बोरो लेस. People will borrow less, demand will decrease. Demand will decrease, prices of the commodities will decrease. ठीक है. रेपो रेट अगर बैंक, सीधी सी बात है, हर चीज हम बढ़ाते हैं. सीआरआर भी हमने बढ़ाया था. अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? बैंक के पास पैसा कंट्रोल है. क्योंकि बैंक से ही पैसा आता है पब्लिक को.
तो रेपो रेट आपने बढ़ा दिया। रेपो रेट बढ़ाने का मतलब क्या है, आरबीआई जितना इंटरेस्ट चार्ज करता था बैंक से वो बढ़ा दिया। अब क्या बैंक आरबीआई के पास पैसे लेने जाएगा? नहीं जाएगा, और लेगा तो कम लेगा, क्योंकि उसको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। उतने ही चीज के लिए, उसी लोन के लिए उसको इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करना पड़ता है। तो वो बैंक से या तो आरबीआई से या तो कम बोरो करेगा, या फिर बोरो नहीं करेगा। अब उसके पास पैसा कम बचा लोन में देने के लिए, क्योंकि वो बोरो कर नहीं पा रहा आरबीआई से, तो वो क्या करेगा? प्रॉफिट मार्जिन तो सेम रखना है, वो अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। वो अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, लोग उससे कम बोरो करेंगे, लोग कम बोरो करेंगे, डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी, प्राइस। अब इसका उल्टा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हो, इन्फ्लेशन में क्या करेगा? डिफ्लेशन में आरबीआई रेपो रेट को क्या करेगा? कम कर देगा। सीधी सी बात है, कम कर दिया, बैंक ज्यादा बोरो करेगा, बैंक विल बोरो वो, बैंक ज्यादा बोरो करेगा, ज्यादा बोरो करेगा, बैंक के पास ज्यादा पैसा है, ठीक है, बैंक विल हैव मोर मनी। बैंक के पास ज्यादा मनी है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, बैंक के पास जब ज्यादा पैसा होता है वो अपना इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम कर देता है, ज्यादा कस्टमर मिले, इंटरेस्ट रेट कम करेगा, लोग ज्यादा बोरो करेंगे, पीपल विल बोरो, लोग ज्यादा बोरो करेंगे, लोगों के पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा चीजें खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी। तो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ठीक है, दोनों ही केस में रेपो रेट को वेरी करके कंट्रोल किया जाता है। अब आप ये बात ध्यान रखना कि रेपो रेट को ही हम वेरी करते हैं, क्यों? क्योंकि रेपो रेट तुरंत असर दिखाता है, क्योंकि रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन। अगर आप पहले बैंक रेट है, बैंक रेट में भी देखो ऐसा ही है, बैंक रेट में भी हम इन्फ्लेशन के टाइम पे बढ़ाएंगे, डिफ्लेशन के टाइम पे घटाएंगे, लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं बैंक रेट से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर लूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज बैंक रेट जो में लोन दिया जाता है वो 10 से 15 साल के लिए दिया जाता है। तो आपके जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में अगर असर दिखेगा 10 से 15 साल बाद दिखेगा। लेकिन आपको पता है, ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, आगे समझाता हूँ। आज की डेट में अगर आपका अनियन जो है, अनियन का प्राइस आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये पेट्रोल जो भी है, पेट्रोल डीजल पे तो हमारा कंट्रोल है नहीं, वो सप्लाई साइड है। अनियन का प्राइस आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो क्या मैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए 1 साल लूंगा या 10 साल लूंगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो आपका दिल्ली है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी इलेक्शन किस पे जीती थी? प्याज, टमाटर, आलू, इनके प्राइस बढ़ गए थे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला ना, ये गरीब आदमी का खाना तो यही है, इसके अलावा वो थोड़ी ना, ये पनीर शनीर चिकन मटन उसके डेली थोड़ी ना अवेलेबल होता है। तो टमाटो और आपका पोटैटो, आप गांव में जाओगे तो गांव में आप देखोगे पोटैटो सबसे ज्यादा यूज, टमाटर और आलू की सब्जी सबसे ज्यादा बनाई जाती है, और सब लोग अनियन खाते हैं, कुछ अवेलेबल नहीं होता तो अनियन के साथ रोटी खा लेते हैं। तो ये तो क्या है आपके, कहते हैं ना, गरीब के लिए भी यही है, और अमीर खाएगा तो ग्रेवी बनाने के लिए सब चीजें चाहिए। तो इनकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो आप क्या 1 साल बाद इनकी प्राइस को कंट्रोल करेगा? मतलब 1 साल तक बंदा ये चीज खा ही ना पाए, तो वो क्या सोचेगा कैसी गवर्नमेंट क्या काम कर रही है? तो आम आदमी पार्टी ने इसी का यूज किया। मतलब कॉमन मैन को जो चीजें जरूरी है वो अगर उसको नहीं मिल रही है तो वो तो क्या करेगा? उसमें रिसेंटमेंट होगा गवर्नमेंट के प्रति, अगली बार वोट नहीं देगा। तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहते कि इन चीजों में ज्यादा आपका इन्फ्लेशन हो, क्योंकि ज्यादा इन्फ्लेशन होगा तो ये जो गरीब है उसकी रीच से बहुत पार हो जाएंगे। तो ऐसे केस में आपको इन्फ्लेशन विद इन ए शॉर्ट स्पैन कंट्रोल करना है। इसलिए रेपो रेट का यूज करते हैं, क्योंकि रेपो रेट क्या है आपका? शॉर्ट टर्म लोन। जैसे ही आप रेपो रेट को बढ़ाते घटाते हो, तो वो क्या है? शॉर्ट टर्म लोन है, तो वो तुरंत इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को में चेंज करता है। अब अगर आप सोचो मैं बैंक रेट से इसको चेंज करूँ, लेकिन बैंक रेट तो क्या है, 10 से 15 साल के लिए आपका पैसा चला गया, वो तो 10 से 15 साल वाला लोन है ना। तो इसमें अगर आपका चेंज होगा इन्फ्लेशन, तो वो तो 10 से 15 साल बाद प्राइसेस कम करेगा या बढ़ाएगा। तो क्या मैं 10 से 15 साल वेट करूंगा अनियन खाने के लिए, पटेटो खाने के लिए, टोमेटो खाने के लिए?
नहीं ना, इसलिए रेपो रेट है जो आपका, वो उसको पॉलिसी रेट बोलते हैं, मेन रेट वही है। रेपो रेट को इसलिए हम वेरी करते हैं। रेपो रेट आपका शॉर्ट स्पैन, विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट विल कंट्रोल इन्फ्लेशन। That's why in newspaper you will always read that RBI has reduced policy rate or increased policy rate or kept the policy rate same। ठीक है, हमेशा आप पॉलिसी रेट वर्ड लिखा हुआ देखोगे या रेपो रेट लिखा हुआ देखोगे। एनोटेट मत करो भाई, क्या प्रॉब्लम है। ओके, अब रेपो रेट आपको पता चल गया कि रेपो रेट से कैसे कंट्रोल करता है। आप इसको पॉलिसी रेट क्यों बोलते हैं वो भी देखते हैं। आप ऐसे समझो, पहले के टाइम पे, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले क्या होता था, हम रेपो रेट को चेंज करते थे। आरबीआई सिर्फ रेपो रेट को चेंज करता है, सिर्फ। और रेपो रेट को चेंज करते ही आपका रिवर्स रेपो रेट, आपका बैंक रेट और आपका एमएसएफ, ये अपने आप चेंज हो जाता है। समझ रहे हो ना बात को आप, यानी कि ये डायरेक्टली किससे लिंक्ड थे, रिवर्स रेपो रेट। और ये ये रेपो रेट से, और ये रेपो रेट से किस चीज से जुड़े हुए थे, एक कांस्टेंट से। जैसे आप इसको ले लो, अब मैं अगले उसमें समझा रहा हूँ, समझो, स्क्रीनशॉट ले लो। कैसे जुड़े हुए थे ये, ऐसे। ये आपका रेपो रेट है, अगर रेपो रेट में से मैं एक्स माइनस करता हूँ तो मुझे रिवर्स रेपो रेट, और अगर मैं इसमें एक्स प्लस करता हूँ तो मुझे बैंक रेट और एमएसएफ मिलता था, ये दोनों बराबर होते हैं। हाँ, उम्र इशू बिल्कुल सही बात है, इस बात को हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो लोन क्यों लेता है, और लोन अगर लेता भी है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। अभी जो समझा रहा हूँ वो समझो, ठीक है। वो लोन लेता है फिर भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अभी आप ये समझिए जो समझा है। मैंने बोला ना आपको, पहले ये पढ़ लो फिर उसके बाद डाउट के लिए बोलूँ तब पूछ लेना, ओके। क्योंकि ये पढ़ते पढ़ते आपको समझ आ जाएगा कि आपका क्या क्वेश्चन था, उसका जवाब यही मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये जो एक्स है कांस्टेंट, इस एक्स को हम बोलते हैं स्प्रेड। जैसे मान लो रेपो रेट आपका 5% था आपका, तो और मैंने मान लिया स्प्रेड कितना है आपका, स्प्रेड 1। तो इसमें से अगर मैं 1 को माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 4%। और अगर इसमें 1 को प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 6%। तो पहले ऐसा होता था, मतलब 6% तो आपका बैंक रेट हो जाएगा और 4% आपका, 4% आपका रिवर्स रेपो रेट होता है। प्राइसेस कमोडिटीज की राइज होंगी, ओके। यार मैंने आपको इतनी बार समझाया, एनोटेट क्यों करते हो, आपका नाम आता है। मैडम ये आप नाम नोट करना है, इनको बाहर निकाल देना करो, ठीक है। बच्चों की तरफ नहीं होता है। आपको शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत की सारी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास की। 4% आपका ये हो जाएगा, तो ये जो कांस्टेंट था, ठीक है,
इस कांस्टेंट को हम कहते थे स्प्रेड। आरबीआई क्या करती थी, आरबीआई इसको कम करती थी और स्प्रेड से कनेक्टेड था। पहले 1 होता था स्प्रेड, फिर उसके बाद उसको स्प्रेड को कम करके 0.5 कर दिया, फिर स्प्रेड को कम करके 0.25 कर दिया। यानी ये जो कांस्टेंट था ये वेरी करती थी आरबीआई, लेकिन रेपो रेट से सारी चीजें इसके थ्रू कनेक्टेड थी। जैसे मान लो 0.25 कर दिया मान लो, तो रेपो रेट मेरा मान लो 4% है, तो 4% के हिसाब से फिर रिवर्स रेपो रेट कितना होना चाहिए इसमें, 0.25 माइनस किया तो 3.75 होना चाहिए। ओके, और वो दोनों क्या होने चाहिए, इसमें प्लस करना है, तो कितना होना चाहिए 4.25। यानी कि आपको रेपो रेट पता है और आपको स्प्रेड पता है तो आप बाकी रेट्स निकाल सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब क्या है, इनमें अलग तरीके का डिफरेंस है और इसमें अलग तरीके का डिफरेंस है। मतलब अब आप स्प्रेड एक कांस्टेंट से ही कनेक्टेड नहीं है, अब इन ये अलग अलग है रेट सारे के सारे। तो वो क्यों किया है आरबीआई ने, ठीक है, वो कुछ मतलब इकोनॉमी को सही करने के लिए, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट और एमएसएफ और आपकी बैंक रेट में पहले एक रिलेशन था, अब वो रिलेशन नहीं। अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे रेपो रेट और स्प्रेड पता है तो मैं सब कुछ निकाल दूं, ठीक है, पहली चीज तो। दूसरी चीज ये कि भाई बैंक्स आरबीआई से पैसा क्यों लेते हैं, बैंक्स आरबीआई से पैसा क्यों लेते हैं। बैंक्स आरबीआई से पैसा इसलिए लेते हैं क्योंकि बैंक्स अपना ज्यादातर पैसा तो किस में डाल देते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेफ खेलते हैं ना वो। उनको पता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी से 8% मिल रहा है, तो फिर बाकी का पैसा वो आरबीआई से उधार लेते हैं कि भाई दे दो हमें 4%, और हम आगे इसको 10 या 11% पे लोन पे घुमा के पैसा कमा के लाए। समझ रहे हो बात को आप। इसलिए बैंक्स क्या करते हैं, अपना पैसा गवर्नमेंट से, अगर सस्ता लोन मिल रहा है आरबीआई से क्यों नहीं लेंगे, लेंगे, उसको आगे घुमा देंगे बाकी का लोन में, और अगर कोई आएगा लोन लेने, और अगर महंगा हो जाएगा तो नहीं लेंगे, फिर कोई लोन लेने आएगा तो नहीं देंगे, पैसा ही नहीं है, तो बेसिकली फिर पब्लिक के पास पैसा बचेगा क्या, नहीं। दूसरी बात ये, आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाए या घटाए, बैंक्स पे उसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बैंक्स पे कोई खास इम्पैक्ट, क्योंकि इंडिया में बैंक्स के पैसे का सोर्स आरबीआई नहीं है, इंडिया में बैंक्स के पैसे का सोर्स है पब्लिक। इसलिए बैंक्स को पता है कि अगर मेरे को आरबीआई नहीं भी देगी पैसा तो मेरे पास तो पब्लिक सारे डिपॉजिट मेरे पास ही कराएगी, पब्लिक को कोई और ऑप्शन ही नहीं है। वो म्यूचुअल फंड शेयर्स आपके कॉइन, ये वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन, इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो सारा पैसा मेरे पास कराएगी। तो बैंक्स के पास ऑलरेडी इतना पैसा होता है अपना, ये आरबीआई उनको बोलता भी है कि रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट, वो रेपो रेट कम करने ज्यादा करने से उसको बैंक्स मानते ही नहीं आरबीआई की बात। और बैंक्स जब नहीं मानते तो आरबीआई जो चाहता है वैसा नहीं होता है। आरबीआई चाहता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल हो मेरे हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि बैंक्स उसकी बात नहीं मानते, क्योंकि उसके पास अपना खुद का पैसा है। इसी को हम कहते हैं इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे अभी आप हो, ठीक है, मैं यहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे आप जितने भी स्टूडेंट, मान लो 100 स्टूडेंट, इस 100 में से सिर्फ 10 लोग मुझे ध्यान से सुनते हैं, बाकी 90 क्या है, वो या तो कहीं बिजी हैं, सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब सोते सोते पढ़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, या फिर इधर उधर, मतलब उनका माइंड बॉडी गया। तो इनको तो सब समझ में आ रहा है, लेकिन इनके लिए तो क्या है, इनकम्प्लीट ट्रांसलेशन। या फिर वो सोच रहे हैं कि बाद में देख लेंगे, रिकॉर्डिंग से पढ़ लेंगे, तो बाद का तो फिर बाद में रह जाता है। ऐसे ही आरबीआई में भी ऐसे ही, आरबीआई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के लिए रेपो रेट को कम या ज्यादा करता है, तो बैंक्स, कुछ बैंक से मान लेते हैं, कुछ बैंक्स नहीं मानते। समझ रहे हो ना बात को आप? क्यों, क्योंकि आरबीआई बॉस है, लेकिन जो बैंक्स है उनका जो पैसों का सोर्स है वो आरबीआई नहीं है। उनकी मर्जी है, मान भी लेते हैं नहीं भी मानते, कई बार इंटरेस्ट रेट अपनी कम कर देते, कई बार नहीं करते, जितना आरबीआई बोलता है उतनी नहीं करते।
बेसिकली होता भी ऐसा ही है। अगर आरबीआई ने टारगेट किया था कि रेपो रेट आपका मैं कम कर रहा हूँ या बढ़ा रहा हूँ, तो इंटरेस्ट रेट में इतना चेंज होना चाहिए, लेकिन उतना कभी नहीं होता इंटरेस्ट रेट में। क्यों? क्योंकि बैंक्स जो हैं उनके पास अपना पैसा, वो क्यों सुनेंगे आरबीआई की हर बात? इसलिए वो आरबीआई की हर बात नहीं सुनते। ओके, तो इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे समझाते हैं। सो जो आपका इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन है, बेसिकली ये स्क्रीनशॉट ले लो और दूसरे में समझाते हैं। इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है आपका? ये आरबीआई है, देखो यहाँ पे आपके पेरेंट्स, या अभी का एग्जांपल मेरा ले लो, मैं यहाँ पे टीचर, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग ध्यान से सुन रहे हैं, उन पे कंसंट्रेट होकर सुन रहे हैं। कुछ लोग एनोटेट भी कर रहे हैं, और कुछ लोग सो रहे होंगे। तो बेसिकली आपके अभी अगर 100 के स्ट्रेंथ है, 100 में से 10 ही कंसंट्रेट होकर सुन रहे हैं, तो उनके पास तो मेरी बातें सारी पहुंच रही है, वो समझ। जो ध्यान से नहीं सुन रहे, उनके पास इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन होगा। मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अपने पूरे एफर्ट्स लगा रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन वो यहाँ से तो सब कुछ जा रहा है 100%। आप जो कंसंट्रेट होकर सुन रहे हो उनको तो 100% मिल रहा है, लेकिन जो आपके थोड़ा इधर उधर ध्यान है या जो फालतू की चीजों में है, उनके पास हो सकता है किसी के पास 20% पहुंच रहा हो, किसी के पास 30% पहुंच रहा हो। अब वो क्या होगा, आगे उसी हिसाब से पेपर में लिखें। पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो उनको लगेगा कि यार ऐसा बोला था वैसा बोला था, मतलब दे विल नॉट बी श्योर। ठीक है, तो उस हिसाब से उनको नंबर आएंगे। ओके, अब उनको पता ही नहीं है क्या बोला था। ऐसे आरबीआई आरबीआई रेपो रेट को कम या ज्यादा करके इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। लेकिन जो बैंक्स हैं, अब बैंक्स आरबीआई पे डिपेंडेंट नहीं है भैया पैसों के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास पब्लिक का पैसा है। ओके, तो उनके पास पब्लिक का पैसा है, बैंक्स है वो पब्लिक मनी। तो वो क्या करेंगे, आरबीआई ने बोला कि मैंने रेपो रेट कम किया, तो आप भी अपना इंटरेस्ट रेट क्या करो, कम करो। जब रेपो रेट कम करता है आरबीआई, कम क्यों करता है? डिफ्लेशन को फाइट करने के लिए। ठीक है, जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो ये अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, लेकिन जब आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो ये अपना इंटरेस्ट रेट कम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ तो इनको फायदा हो रहा है ना, यहाँ इनको नुकसान हो रहा है इंटरेस्ट रेट कम करने में। तो ये आरबीआई को, जैसे मान लो आरबीआई ने इनका मान लो इंटरेस्ट रेट 10% था, तो आरबीआई ने टारगेट किया था कि मैं रेपो रेट को कम कर रहा हूँ, तो ये अपना इंटरेस्ट रेट 10 से 9 पे लेके आएंगे। लेकिन वो कभी नहीं होता, वो 10 से ज्यादा क्या करते हैं, 9.75% करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है आरबीआई पे, उनके पास पब्लिक का पैसा। अब आप अगर यूएस में चले जाओ, तो यूएस में जो सारे बैंक है वो फेडरल रिजर्व पे डिपेंडेंट है। वहां पे पब्लिक बैंक्स में पैसा नहीं रखती है, पब्लिक के पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ठीक है, उनको फाइनेंशियल क्या है, पूरी लिटरेसी है। तो जब आरबीआई पे डिपेंडेंट नहीं, जैसे आज की डेट में मान लो, अब आप पेरेंट्स पे आ जाओ। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं पेरेंट्स का। आपके पेरेंट्स अभी आपको बोलते हैं कि जाके मार्केट से सब्जी लेके आ जाओ। आपको एक थैला दिया, बैग तो नहीं बोलेंगे हम, थैला होता है ना, वो दिया। आप गए, आप सब्जी लेके आ गए, ठीक है, जो भी था आपका। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आज की डेट में आप पूरी तरह से पेरेंट्स पर डिपेंडेंट। नहीं करोगे काम, गालियां पड़ेगी, खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ मांगोगे, मना कर दो, कल को आपकी जॉब लग गई, आप बन गए आईएएस या फिर IAS। अब आपके पेरेंट्स से बोला जाके सब्जी लो, आप बोलोगे मैं नहीं करता। क्यों? क्योंकि अब आपकी मर्जी है, आप जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते। लेकिन पहले क्या था, पहले तो आप डिपेंडेंट थे, तो आप बोलोगे जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। अब आप डिपेंडेंट नहीं,
अब आप खुद आईएएस बन गए हो, खुद कमा रहे हो, कोई और जॉब लग गई मान लो, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गए। तो अब यहाँ पे आपके पास फ्रीडम है कि आप मना कर सकते हो। ऐसे ही ये वाला केस समझ में आ गया आपको, तीनों केसेस। इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में किसी भी चीज का इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन हो सकता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप में से कुछ ध्यान से सुन रहा है उसके लिए कंप्लीट ट्रांसमिशन, कोई अगर ध्यान से नहीं सुन रहा तो उसके लिए इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन। पेरेंट्स के केस में भी ऐसा ही है, ठीक है। अगर वो कुछ बात आपको बोल रहे हैं, आप पूरी बात मान रहे हो तो कंप्लीट है, आप मना कर देते हो या आधी बात मान रहे हो तो इनकम्प्लीट है। ऐसे ही आरबीआई के केस में आरबीआई ने टारगेट किया कि इतना रेपो रेट कम कर रहा हूँ तो इतना इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बैंक आरबीआई पे डिपेंडेंट है। बैंक्स को पता है आरबीआई नहीं देगा पैसा, क्या पब्लिक तो हमारे पास ही जमा होगा। ठीक है, तो ये क्लियर है सबको? ओके। वॉइस कट हो रही, वॉइस में प्रॉब्लम है क्या? एम आई ऑडिबल? वॉइस कट तो नहीं होनी चाहिए। तो बीच बीच में हो जाती है। नहीं, इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी तो आपका इन्फ्लेशन के केस में भी होगा। इन्फ्लेशन में भी आरबीआई जितना सोचता है उस हिसाब से थोड़ा इंटरेस्ट वो बढ़ाते हैं, ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, लेकिन हम जनरली इसको किस केस में यूज करते हैं? जब आपका इंटरेस्ट रेट उनको कम करना है। ठीक है, वो दोनों जगह पे ही करते हैं। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है? जैसा आरबीआई ने सोचा वैसा नहीं हुआ। ठीक है, जैसा आरबीआई सोचता है वैसा नहीं होता है, दैट इज इनकम्प्लीट। आप एक्सक्लूडली ये नहीं कर सकते कि सिर्फ डिफ्लेशन। हाँ, ज्यादातर डिफ्लेशन के केस में होता है जब आपको इंटरेस्ट रेट कम करना है, या फिर ग्रोथ के केस में हो सकता है। ठीक है, देखो, ऐसा नहीं है कि डिफ्लेशन के केस में होगा, इन्फ्लेशन के केस में भी होता है जब ग्रोथ आपका होता है। अभी आगे बताता हूँ, ठीक है। अभी तो आ रही है आवाज सबको? नाउ एम आई ऑडिबल? तो बीच बीच में हो जाती है, अभी तो ठीक है। चलो ठीक है, ओके। अब देखो, इसमें पूछा क्वेश्चन, होमवर्क विश्व, ठीक, सुनो सुनो। ये आपका इन्फ्लेशन है, ये आपका डिफ्लेशन। मान लो मैंने यहाँ पे रेपो रेट कम किया, ठीक है। अब रेपो रेट कम किया तो इंटरेस्ट रेट भी आपका क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। मान लो नहीं करते बैंक तो इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन। अब इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफ्लेशन में होता है। इन्फ्लेशन में क्या हुआ? गवर्नमेंट ने बोला कि भाई इन्फ्लेशन को छोड़ो, हमें ग्रोथ चाहिए। मैंने आपको पहले भी बोला, जब ग्रोथ और इन्फ्लेशन में से चूज करना हो तो किसको चूज करते हैं? ग्रोथ को। अब ग्रोथ को अगर चूज करना है तो मुझे हिसाब से तो क्या करना चाहिए था? रेपो रेट को बढ़ाना चाहिए, वो घटाना चाहिए था। इन्फ्लेशन में क्या करते हैं? रेपो रेट को बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें मनी की सप्लाई को कम करना है। लेकिन अगर ग्रोथ को देखना है तो ग्रोथ के हिसाब से तो ज्यादा से ज्यादा लोन, तो सिस्टम में इन्फ्लेशन है तो मुझे रेपो रेट बढ़ानी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला ग्रोथ को देखना है, तो ग्रोथ के हिसाब से मैं रेपो रेट को कम करूंगा या फिर उतना ही रहूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं बढ़ा दूंगा तो लोन ही नहीं मिलेगा बिजनेसमैन को। अब यहाँ पे मुझे इन्फ्लेशन से मतलब नहीं, इन्फ्लेशन बढ़े तो बढ़े, और बढ़ जाएगा, लेकिन मेनली मैं कंसर्न किसके साथ हूँ? ग्रोथ के साथ। अब मैंने रेपो रेट अपना कम किया। क्यों कम किया? ताकि आपका जो बैंक्स है वो अपना इंटरेस्ट रेट कम करे और बैंक्स को लोन मिल जाए, वो उसको पर्सन या फिर बिजनेसमैन कॉर्पोरेट को लोन मिल जाए। लेकिन इंटरेस्ट रेट, मैंने बैंक ये आपका रेपो रेट कम करने के बाद भी बैंक्स अपना इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इन्फ्लेशन के टाइम पे भी मैंने रेपो रेट को कम किया। क्यों किया? क्योंकि ग्रोथ को देखता हूँ। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ।
आप दोनों को एक साथ लेके नहीं चल सकते। जब भी आप ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो आपको सिस्टम में ज्यादा पैसा फेंकना है ताकि सस्ते लोन मिले बिजनेसमैन को। तो जब ज्यादा पैसा फेंकना है तो आप रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर इनको कम नहीं कर, इनको बढ़ा नहीं सकते। इनको या तो आपको उतना ही रखना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। उस समय हम इन्फ्लेशन को साइड में रख देते हैं कि ठीक है इन्फ्लेशन को बाद में देखेंगे, अभी ग्रोथ को देखते हैं। लेकिन ऐसे केस में भी आपका जो बैंक होते हैं वो अपना कम नहीं करते हैं बैंक। तो जो आरबीआई का मेन मोटिव था कि ग्रोथ को बढ़ाना है वो भी खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि बैंक्स के पास अपना पैसा है, वो आरबीआई के क्यों सुने? उनको पता है कल को आरबीआई में पैसा नहीं मिलेगा, देख लो। अभी समझा है ना आपको इतना, मैंने वो 3 एग्जाम्पल देखे, वो इसलिए समझा। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन आरबीआई फुली। ओके, क्लियर है उमर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर उमर इशू? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो आपको मैंने समझा दिया रेपो रेट, और रेपो रेट से किस तरह से कम होता है। ठीक है, स्प्रेड आपको समझ आ गया। अब एक चीज और समझो, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी में 1% का मतलब होता है 100 बेसिस पॉइंट्स। इसको हम लिखते हैं 100 BPS। ठीक है, ये क्यों समझा रहा हूँ, समझो इसको। जैसे आपका होता नहीं है ₹1 में 100 पैसे, ऐसे 100 बेसिस पॉइंट का 1% बनता है। तो कई बार क्या होता है, पेपर में लिखा आता है कि आरबीआई हैज रिड्यूस्ड रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स। तो 25 बेसिस पॉइंट का मतलब कितना हो गया? 0.25%। या ऐसा लिखा है कि आरबीआई ने रिड्यूस किया बाय 10 बेसिस पॉइंट। तो 10 बेसिस पॉइंट्स का मतलब क्या हो गया? 0.10। पेपर जब कभी आप पढ़ोगे तो उसमें बेसिस पॉइंट्स लिखा होगा, तो बेसिस पॉइंट्स का मतलब क्या है? 100 बेसिस पॉइंट इज 1%। इज इट क्लियर? अगर मैं बोलूं कि 4% मेरी रेपो रेट है, तो मैं बोलूंगा कि मेरी रेपो रेट कितनी है? 400 बेसिस पॉइंट। जनरली हम इसको किस में एक्सप्रेस करते हैं? परसेंट में। लेकिन जब आपका 1% से कम है तो वो फिर क्या करता है? वो बेसिस पॉइंट्स में कम या ज्यादा बढ़ाता है। मतलब हमेशा पेपर में जब लिखेगा तो बेसिस पॉइंट्स के फॉर्म में लिखेगा। तो एक 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1%। जैसे आपका 100 पैसे का क्या बनता है? 1। ओके, तो रेपो रेट आपको क्लियर हो गया। क्यों पॉलिसी रेट बोलते हैं? क्यों पॉलिसी रेट बोलते हैं? क्योंकि सारी रेट्स इससे ही पहले ड्राइव होते हैं। ठीक है, अब आप आ जाओ रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट में कुछ नहीं है। पहले क्या होता था, रेपो रेट को कम करो या बढ़ाओ तो रिवर्स रेपो रेट अपने आप कम ज्यादा हो जाता है, उसको अलग से वेरी नहीं करते। लेकिन इस बार क्या है, आरबीआई ने इसको जानबूझ के रिवर्स रेपो रेट को और कम किया। ठीक है, देखते हैं अब आगे क्या किया है। देखो ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? द इंटरेस्ट रेट पेड बाय आरबीआई। ठीक है, ये इंटरेस्ट आरबीआई पे करेगा। द इंटरेस्ट रेट पेड बाय आरबीआई टू इट्स क्लाइंट फॉर शॉर्ट टर्म लोन फॉर देयर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, और देयर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो आपका आरबीआई है, ये बैंक। ठीक है, तो क्या होता है, आरबीआई या तो बैंक से लोन लेगा तो उनको जो इंटरेस्ट पे करता है, या फिर क्या होता है, बैंक्स के पास अगर बहुत ज्यादा पैसा है तो आरबीआई के पास भी डिपॉजिट करते हैं, जिसे हम कहते हैं बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। तो भले से आरबीआई लोन ले या आरबीआई के पास जो इनके डिपॉजिट्स हैं, उन दोनों पे आरबीआई इसको इंटरेस्ट पे करता है। जो इंटरेस्ट पे करता है वो है रिवर्स। यानी यहाँ पे इंटरेस्ट पे कौन कर रहा है? आपका आरबीआई पे कर रहा है। जबकि जो आपका रेपो रेट था वहां पे आरबीआई को मिलता था पैसा। तो सीधी सी बात है, बोरोवर और लेंडर का रोल चेंज हो जाता है। कौन लेंडर है और कौन बोरोवर है, उस हिसाब से आपका रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट डिसाइड। लेंडर एंड बोरोवर।
रेपो रेट में आपका लेंडर कौन था? आपका आरबीआई था। बोरोवर बाकी बैंक्स और क्लाइंट्स। यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट में बोरोवर आपका कौन है? आरबीआई। और लेंडर कौन है? यहाँ पे बैंक्स। तो जो लेंडर है उसको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो बोरोवर है वो पे करेगा। ओके, तो यहाँ पे आरबीआई पे करता है किसको? बैंक्स को। आरबीआई को भी पैसों की जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट उससे पैसा मांगती है तो कहाँ से लाएगा? जब आपका गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा बोरोइंग्स होती है, गवर्नमेंट आरबीआई को बोलती है भाई मुझे पैसे चाहिए, मुझे अपनी स्कीम चलानी है, इतना फिस्कल डेफिसिट हो गया है, इतना ज्यादा कर्जा हो गया है, हम पे पैसे लेके आओ। कोई आपका प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट थोड़ी ना पैसा छापने बैठे, आरबीआई को बोलते हैं वर्क। जैसे कोई भी एग्जाम अगर आपको कराने होते हैं वो यूपीएससी को बोलते हैं, कहीं भी ऑडिट वगैरह करनी होती है कैट को बोलते हैं, इलेक्शन कराने होते हैं इलेक्शन कमीशन को बोलते हैं। ऐसे ही जब आपको पैसों की जरूरत है तो आरबीआई ये कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट नहीं करेगी प्रिंट, गवर्नमेंट सिर्फ कॉइन्स प्रिंट करती है, रुपये सारे किसके हाथ में? आपका आरबीआई के हाथ में। तो आरबीआई को बोलेगी, तो अब आरबीआई पैसा कहाँ से लेके आए? आरबीआई बैंक से लेगा, ठीक है, कहीं और से लोन लेगा, गवर्नमेंट स्कूटीज बेच के पब्लिक से लेके आएगा, देगा गवर्नमेंट। ठीक है, तो आरबीआई जो है उसको भी पैसों की जरूरत पड़ती है, वो अपने फॉरेक्स रिजर्व से तो नहीं दे सकता ना। उसके पास बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व है, मतलब रिजर्व में पड़ा हुआ है, लेकिन वो इमरजेंसी के लिए पड़ा हुआ है। कल को ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमारे पास कुछ ही ना बचे, तो इसलिए वो फॉरेक्स रिजर्व में रखा हुआ है। जैसे घर में आप कुछ रिजर्व में पैसा रखा हुआ है, उसको अगर आप यूज कर लोगे इमरजेंसी में क्या करोगे? तो आरबीआई जो है बेसिकली वो भी, उसको भी पैसों की जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट उससे ही पैसा मांगती है। जब गवर्नमेंट उससे पैसा मांगती है तो वो क्या करेगा? वो आपका बैंकों से लेगा, कहीं और से लेके आएगा, बेच के लेके आएगा, गवर्नमेंट से पब्लिक से लेके आएगा, ठीक है, या प्रिंट करेगा कुछ करेंसी। तो इसलिए रिवर्स रेपो रेट का मतलब है जब आरबीआई को पैसों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पे भी कोलेटरल आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। देखो आप एसएलआर कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यूज नहीं कर सकते कहीं पे, ठीक है, आपको पता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ एसएलआर कोटा कैन नॉट बी, ठीक है। अब ये एसएलआर कोटा वाली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ये वाला जो पॉइंट था आपका, क्योंकि आरबीआई के केस में तो एसएलआर कोटा है ही नहीं, ये वाली जो आपकी है, ये कहाँ पे लिखा होना चाहिए था पॉइंट? ये यहाँ पे होना चाहिए था, रेपो रेट, ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट लिख लेना, ये यहाँ पे एड ऑन कर देना, ठीक है। आरबीआई के पास तो एसएलआर वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। आरबीआई तो क्या है, अपने आप में उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, वो तो जितनी चाहे उतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रिंट कर सकता है। होता क्या है, जब गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा मांगती है तो आरबीआई उसको पैसे तो देता है, लेकिन बदले में गवर्नमेंट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले लेता है, और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे आरबीआई खुद ही प्रिंट करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। वो बोलता है कल को अगर गवर्नमेंट ने भी मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ऑप्शन करके पैसा लेगा। इसलिए आरबीआई के पास बहुत सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। तो आरबीआई जब पैसा लेगा तो आरबीआई भी कोलेटरल रखेगा, लेकिन आरबीआई के केस में एसएलआर जैसा कुछ है नहीं, तो ये वाला पॉइंट बता देना, ये वहां पे ऐड कर लेना, वो वहां वाला पॉइंट यहाँ पे ऐड होगी, ठीक है। पहले क्या होता था, आरबीआई सिर्फ रेपो रेट को चेंज करती थी और उससे सारी रेट चेंज हो जाती थी, मैंने अभी आपको बताया। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है, पहले किससे कनेक्टेड थी? स्प्रेड से, अभी समझाया थोड़ी देर पहले। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, ठीक है, थोड़े टाइम से, पिछले साल से ही। अब देखो क्या हुआ, आज की डेट में जो आपका रिवर्स रेपो रेट है वो कितना है? 3.35%। देखो आप, अगर रेपो रेट कितना है? 4%। ओके, रिवर्स रेपो रेट कितना है आपको? 3.35%। पहले इन दोनों में अगर मैं देखूं, और अभी आपका एमएसएफ और वो कितना है? 4.25%। तो इनमें गैप कितना है? 0.25 का। और इनमें गैप कितना है अपना? 0.65, है ना डिफरेंस। पहले क्या होता था? कांस्टेंट होता था, ये 25 है तो ये भी 25। अब आरबीआई ने ऐसा क्यों किया है कि आपका रेपो रेट अगर 4% है तो रिवर्स रेपो रेट कितना होना चाहिए था? 3.75%, अगर 0.25 के हिसाब से देखो। लेकिन फिर भी इसको कितना कर दिया? 3.35%। मतलब रिवर्स रेपो रेट इसने काफी कम कर दिया। ऐसा क्यों किया? उसके रीजन ये होगा क्या, बैंक्स क्या करते थे, बैंक्स के पास कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा बचा वो आरबीआई के पास जमा करा देते थे, क्योंकि उनको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा था। कितना मिल रहा था? तो 3.75%।
या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते, तो आरबीआई ने उनको बोला कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप एक लिमिट से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो वो डिपॉजिट कर देते थे आरबीआई के पास। वो बाकी लोगों को लोन नहीं देते थे क्योंकि उनको डर लगता था हमारा लोन जो है वो एनपीए ना बने। तो क्या करेंगे, अगर रिवर्स रेपो रेट आपने कम कर दिया, आप बैंक से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट कम मिलेगा अगर आरबीआई के पास जमा करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, दे विल डिपॉजिट लेस विद आरबीआई। आरबीआई के पास पैसा कम जमा करेंगे और बाकी का पैसा जो वो जमा कर देते हैं उसको किसमें दे देंगे, लोन में दे देंगे। जैसे कल को अगर गवर्नमेंट एफडी पे इंटरेस्ट रेट 4% कर दे और सेविंग अकाउंट पे 0% कर दे, अब क्या आप बैंक के पास पैसे जमा करोगे, नहीं, आप कहीं और पे उसको इन्वेस्ट करोगे। सेम ही यहाँ पे आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, मतलब जो आपका रिवर्स रेपो रेट है वो कुछ नहीं है, वो एक इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई पे करता है किसको, बैंक्स को। अगर बैंक्स उसके पास पैसा जमा कराते हैं या उसको लोन देते हैं, तो ये इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा होगा तो बैंक्स के लिए तो लुक्रेटिव हो गया ना, ये मतलब बिजनेस वो जमा कराते रहेंगे आरबीआई के पास, बाकी लोगों को लोन देंगे ही नहीं। तो आरबीआई ने अपना रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया कि अब जमा कम कराएंगे, लोगों को लोन मिलेगा। अब लोगों को लोन मिलेगा तो सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। अगर लोन मिलेगा तो सिस्टम में क्या बढ़ जाएगी, आपकी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। ओके, इट विल इंक्रीज लिक्विडिटी, मनी सप्लाई बढ़ेगी ना। अब आरबीआई के पास जमा नहीं कर रहे तो सिस्टम में क्या बढ़ेगा, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो लोगों को लोन मिलेगा, और इससे क्या होगा, जो आपकी लेजी बैंकिंग उस पर रोक लगेगी। लेजी बैंकिंग को हम जॉम्बी बैंकिंग कहते हैं। लेजी बैंकिंग का आप एक लाइन में मतलब समझो कि बैंक्स जो होते हैं वो बड़े लेजी हैं। किस सेंस में लेजी हैं, वो लोन में पैसा नहीं देते, वो मेहनत नहीं करना चाहते। क्योंकि लोन में क्या है, आपको पेपर्स वेपर वो सारा देखना पड़ेगा कि इसमें डिफॉल्ट, वो क्या करते हैं, वो इजी वे में क्या करते हैं, आरबीआई के पास पैसा जमा करा देते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब इससे क्या इकोनॉमी को फायदा होगा, नहीं होगा। इकोनॉमी आपकी तभी ग्रो करेगी जब लोगों को लोन मिले। अगर मुझे बिजनेस शुरू करना है, मैं बैंक के पास गया लोन लेने, और बैंक ने बोला मुझे लोन नहीं दिया कि आपका ये पेपर कम है, वो पेपर कम है, ठीक है, क्यों, क्योंकि बैंक को लगता है यहाँ से लोन मेरा डिफॉल्ट हो जाएगा, इससे बढ़िया मैं सेफ खेलूं। तो बैंक कोई सेफ खेलने के लिए थोड़ी ना बनाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको ग्रोथ अगर चाहिए मार्केट में तो थोड़ा बहुत रिस्क होता ही है। जैसे आईपीएल का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 90s में जाके सेफ खेलने लग जाते, टीम हार जाती। तो यहाँ पे भी आरबीआई कोशिश यही करता है। आरबीआई का मेन मोटिव पता है क्या, आरबीआई का मेन मोटिव ये है कि सिस्टम में लिक्विडिटी बनी रहे, लोगों को लोन मिलता रहे, ताकि ग्रोथ बनी रहे। देखो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बात की बात है, वो कर लेंगे हम, देख लें। मेन तो ग्रोथ, ग्रोथ ही नहीं होगी, लोन नहीं मिलेगा, बिजनेसेस नहीं चलेंगे, तो कहाँ से एम्प्लॉयमेंट है। ठीक? तो रिवर्स रेपो रेट जो है आपका, रिवर्स रेपो रेट आरबीआई ने इसलिए पहले क्या होना चाहिए, तो 3.75% होना चाहिए था स्प्रेड के हिसाब से। आज की डेट में अगर मैं देखूं तो स्प्रेड 2.25% होना चाहिए था, क्योंकि एमएसएफ और बैंक रेट कितना है आपका, वो तो 4.25%। लेकिन रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आपका 3.75% होना चाहिए था, लेकिन उसको कितना कर दिया, 3.35%। और उसके ये तीन कारण, इसमें किसी को डाउट हो यू कैन आस्क, नहीं तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट भी हम देख चुके हैं, आप सिर्फ पढ़िए स्लाइड पे, कुछ समझ नहीं आता है तो देखेंगे। बैंक रेट क्या है, द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय आरबीआई, ठीक है, फ्रॉम इट्स क्लाइंट फॉर लॉन्ग टर्म। यहाँ पे लॉन्ग टर्म, मैंने आपको पहले बोला था डेवलपमेंटल लोन्स होते हैं, लंबे टाइम के लिए। इट इज नॉट द मेन टूल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन नाउअडेज। आजकल इसको यूज नहीं करते, पहले किसी जमाने में यूज करते थे जब आपका रेपो रेट नहीं था। तो आज की डेट में किसको यूज करते हैं हम, रेपो रेट। ऐसा नहीं है कि बैंक रेट को आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन बैंक रेट आपको बहुत लॉन्ग टर्म में असर दिखाएगा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। ठीक है, इसलिए इसको यूज नहीं करते। एट प्रेजेंट आप पेपर में भी पढ़ोगे तो पेपर में कभी बैंक रेट आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको हमेशा रेपो रेट ही मिलेगा। ओके, बैंक रेट नहीं यूज करते। ओके, एट प्रेजेंट बैंक रेट इज 4.25%। अगर इसको इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के लिए यूज नहीं करते तो किसके लिए यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं पेनल्टीज लगाने के लिए। मान लो
कोई बैंक है, उसने अपना सीआरआर एसएलआर मेंटेन नहीं किया, ठीक है, मान लो उसको सीआरआर एसएलआर में आपको 3% याद रखना है, एसएलआर में 18%। अब उस पर क्या करेंगे, अगर उसने मेंटेन नहीं किया तो उस पर पेनल्टी लगाएंगे। पेनल्टी क्या लगती है, पहली बार में लगती है बैंक रेट प्लस 3%, फर्स्ट टाइम अगर कोई डिफॉल्ट करता है, ठीक है। बैंक रेट कितना है आज के डेट में, 4.25 प्लस 3, 7.25%। अगर उसने फिर से डिफॉल्ट किया दूसरी बार लगेगा बैंक रेट प्लस 5%। अभी कितना लगता है ये छोड़ो, आप ये बस ये रखो, पहली बार लगा पेनल्टी, दूसरी बार पेनल्टी लगा। जैसे आप लाइसेंस, अगर आप कोई भी मतलब ऐसा ट्रैफिक रूल्स वॉलेट करते हो तो आपके लाइसेंस होता है, उसको पंच कर देते हैं, 5 होते हैं उसमें ऐसे, तो पहला पंच किया, दूसरा किया, तीसरा, 5वां जब पंच हो जाता है उसके बाद आपका लाइसेंस खत्म हो जाता है, आपको मिलता भी नहीं। ठीक, तो थर्ड क्या है, तीसरे केस में करोगे तो आरबीआई एक्शन ले सकता है आपके बैंक पे, बैंक को बंद भी कर सकता है या उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। यानी कि सीआरआर और एसएलआर मेंटेन नहीं करते तो उस पे आपको पेनल्टी जो लगाई जाती है वो किससे लिंक्ड है, बैंक रेट से। इज इट क्लियर, बैंक रेट वेरी होगी तो पेनल्टी वेरी करती है। तो बैंक रेट आपको ये ध्यान रखना है कि बस पेनल्टी लगाने के लिए यूज होता है आजकल, वो वाला खत्म हो गया सिस्टम पहले वाला, कि पहले इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को करते थे। तो बैंक रेट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज एमएसएफ। एमएसएफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एमएसएफ में भी क्या है रेपो रेट जैसे ही, वो क्या रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जो एसएलआर आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं है बाकी, एमएसएफ में क्या हो रहा है, ये रेपो रेट था, ये आपका एमएसएफ, दोनों में डिफरेंस समझो, ये भी शॉर्ट टर्म है, ये भी शॉर्ट टर्म, लेकिन यहाँ पे भी आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए कोलेटरल में, यहाँ पे भी आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए कोलेटरल, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है वो अदर देन एसएलआर कोटा होती है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है वो कहाँ की यूज कर सकते हो आप, एसएलआर कोटा। यहाँ पे आरबीआई के सारे क्लाइंट्स अलाउड है, कोई भी ले सकता है आरबीआई से, लेकिन यहाँ पे सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। अब देखो डिफरेंस है, अगर मैं लोन लेने जाता हूँ आरबीआई से, अब मेरे पास दो केसेस हैं, या तो मैं अपनी एसएलआर कोटा से बाहर की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कोलेटरल रखता हूँ, या मैं अपने एसएलआर कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रखता हूँ, दोनों लोन सेम है शॉर्ट टर्म के। इस केस में वो कहलाएगा रेपो रेट, क्योंकि आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी है एसएलआर कोटा से बाहर रखा, और यहीं पे वो कहलाएगा एमएसएफ। दोनों लोन आप आरबीआई से ले लो, दोनों में आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कर रहे हो, दोनों आपके शॉर्ट टर्म लोन है, लेकिन फर्क आ गया कहाँ पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन सी आप कोलेटरल की तरह प्लेज कर रहे हो। If you pledge collateral securities other than your SLR quota, then that is repo rate. And if you are pledging the government securities of your SLR quota for loan, then that is your MSF. तीसरा difference, under repo rate, all the clients of RBI can borrow money, but under MSF, only scheduled commercial banks are allowed. Now, what are scheduled commercial banks? Scheduled commercial banks are those banks which are mentioned or which are listed in Schedule 2 of RBI Act 1930। आरबीआई का जो एक्ट है ना, हर एक्ट होता है तो शेड्यूल्स होते हैं, इसमें भी आपके शेड्यूल है 1 2। सेकंड शेड्यूल में जितने भी बैंक्स का नाम लिखा हुआ है दे आर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। आज की डेट में 12 आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, 22 आपके प्राइवेट बैंक्स हैं, 44 फॉरेन बैंक्स, वो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ही अलाउड है,
या आप सीधा सीधा समझो बैंक अलाउड है सर। जबकि आपका रेपो रेट में गवर्नमेंट भी ले सकती थी, स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकती थी, एनबीएफआई भी ले सकती थी, और आपके स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकती। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आपका लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और जो आपका इस पे कट हो, वो इस पे कट होती है। मुंबई में भी अगर नेटवर्क नहीं आएगा तो फिर कहाँ आएगा? पेनल्टी पेनल्टी में क्या डालोगे? पेनल्टी वॉइस फिल कर दो। अब कैसी आ रही है वॉइस? ठीक आ रही है। पेनल्टी क्या कुछ नहीं है, पेनल्टी लगाता है ना आरबीआई। मैंने बोला ना आपको, बैंक रेट को पेनल्टी के लिए यूज करता है। जैसे आप ट्रैफिक रूल्स को वॉयलेट करते हो तो आप पे पेनल्टी लगती है। अब अगर कोई सीआरआर एसएलआर मेंटेन नहीं कर रहा तो उसको डराना तो पड़ेगा, तो उस पर पेनल्टी लगाते हैं बैंक रेट से। बैंक रेट से लिंक्ड होती है बस वो पेनल्टी, इतना याद रखो। बैंक रेट से लिंक्ड होती है पेनल्टी। कोई नहीं पूछेगा कितने लगाते हैं, बस पेनल्टी जो होती है वो बैंक रेट से लिंक्ड होती है। इज इट क्लियर? ओके। वॉइस कट होने में कुछ समझ नहीं आया हो बाकी तो वो पूछो, ठीक है? नहीं तो आगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अदर देन एसएलआर कोटा भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही होती हैं। मतलब ऐसे समझो आप, ये मेरे पास एसएलआर में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी है, और मैंने बाकी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद के रखी है। जैसे ऐसे समझो आप, ये मेरा बैंक में पैसा पड़ा है, और इसके पास मेरे घर में भी तो मेरे पास पैसा होता है। तो अब मैं डेली के काम के लिए तो बैंक से पैसा नहीं निकालने जाऊंगा, मैं इस पैसे को यूज करूंगा। ऐसी बैंक जो बैंक्स होते हैं उनके पास मान लो किसी बैंक ने 100 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद के रखी, उनमें से उसने अपना एसएलआर कोटा पूरा करने के लिए मान लो यहाँ पे डाल दी 50 करोड़ की, तो ये तो वो अपना एसएलआर कोटा पूरा करने के लिए डाल रहा है, और 50 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसके पास सेफ पड़ी है अलग से। अब ये तो एसएलआर कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहलाएंगी, और ये उसके बाहर पड़ी है तो वो अदर देन एसएलआर कोटा कहलाएंगी। है तो दोनों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। ठीक है, अब अगर उसको इनको यूज करके वो लोन लेता तो वो रेपो रेट है, और अगर इन वाली सिक्योरिटीज को यूज करके लोन लेता तो एमएसएफ है। कई बार क्या होता है, बैंक्स के पास ये वाली सिक्योरिटीज नहीं होती है, तो फिर वो क्या करेंगे, फिर तो एसएलआर की यूज करेंगे। तो जब एसएलआर की यूज करोगे तो एमएसएफ, और एमएसएफ है तो आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे आपका बैंक में पैसा पड़ा है एफडी में, ठीक है, आपने शादी करनी है तो आपके पास अपना खुद का पैसा है, लेकिन वो पैसा आपके पास खुद का है तो खुद आपने उस पैसे शादी कर ली, बहुत अच्छी बात है। खुद का पैसा नहीं तो एफडी तोड़वाओगे, जब एफडी तोड़वाओगे तो क्या है, आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा नहीं होगा, आपको पेनल्टी लगेगी। ऐसा ही यहाँ पे, जब आप अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये वाली यूज कर रहे हो जो बाहर आपके पास सेफ है, आपकी अदर मतलब कि अदर देन एसएलआर कोटा वाली, तो आपको कोई नहीं, आरबीआई बोलेगा ले ले भाई रेपो रेट। लेकिन जब आप अपनी खुद की ये एसएलआर वाली यूज कर रहे हो, मतलब आप अच्छे से बैंक नहीं चला रहे हो। क्यों नहीं चला रहे हो? क्योंकि आप एसएलआर वाली, मतलब ये एक तरह से ऐसा हो गया जैसे घर के गहने गिरवी नहीं रखते हैं, ऐसे ही आप एसएलआर की सिक्योरिटीज गिरवी रखते हो। तो आरबीआई आप पे पेनल्टी लगाएगा। पेनल्टी क्या लगाएगा? आपके इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा ले लेगा। फर्क कुछ नहीं है रेपो रेट और एमएसएफ का, दोनों आरबीआई से लोन ले रहे हो, लेकिन दोनों में फर्क आ जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का कौन सी वाली यूज कर। अब क्लियर है या नहीं है? कल से बच्चे पूछ रहे अदर देन, अदर देन का मतलब है जो एसएलआर कोटा के बाहर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ती है। हाँ, वही जो सेल करता है वही तो है। आरबीआई जो ऑप्शन करता है, मैं आपको यही तो बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज काफी सेफ होती है, इसलिए उनको खरीद के रखते हैं सब। तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एसएलआर कोटा वाली और जो बाहर पड़ी वो सेम। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स अगर एसएलआर कोटा के अलावा कोई भी सिक्योरिटीज यूज करते हैं तो वो तो आपका रेपो रेट ही होगा ना। एमएसएफ सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आप एसएलआर कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को प्लेज करें। समझ गए आप बात को? एसएलआर से बाहर आप कुछ भी कर रहे हो सिक्योरिटीज को तो वो आपका सारा रेपो रेट है। ठीक है,
ओके, हाँ वही सिक्योरिटीज है। हाँ, सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स यूज कर सकते हैं एसएलआर कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और कोई यूज नहीं कर सकता। ठीक है, ओनली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कैन यूज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ एसएलआर, उन्हीं को ये फैसिलिटी दी हुई है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में सारे ही आ जाते हैं एनबीएफआई के अलावा। एनबीएफआई तो वैसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मेंटेन नहीं करते, उनके पास एसएलआर का कोई कंसेप्ट ही नहीं। ठीक है, ओनली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कैन यूज। ओके, ओनली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर अलाउड टू बोरो अंडर एमएसएफ। ठीक है, अब देखिए एमएसएफ इज क्लियर। देखिए अभी आगे इनमें डिफरेंस भी आएगा, आपको समझ आ जाएगा। एमएसएफ की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। इमरजेंसी विंडो फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, देखो क्लियरली लिखा होगा अंडर एमएसएफ ओनली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई बाय प्लेजिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम एसएलआर कोटा। आपको दिए स्लाइड्स, आप पढ़ते क्यों नहीं हो? द कोलेटरल यूनिट, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ सब आपके स्लाइड्स में लिखा है। अभी कितना 4.25%। और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं? विच आर मेंशन्ड और लिस्टेड अंडर शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट। ठीक है, अब आपके लिए मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, कर लो। ठीक है, पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है, देखिए और आंसर बताइए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट इज दिस वन। ठीक है, फर्स्ट इज दिस वन। सेकंड इज दिस वन। एंड थर्ड इज दिस वन। ठीक है, वापस से दिखा देता हूँ। फर्स्ट, स्क्रीनशॉट लीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, ये छोड़िए, ये तीन क्वेश्चन है। आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप आंसर्स लिख के चैट करो। ठीक है, देन आई विल कंटिन्यू। तीनों क्वेश्चंस के आंसर लाइन से लिखिएगा। ठीक है, अलग अलग नहीं, आप लाइन से लिखिए, जैसे ए बी सी है या डी ए बी एस तक से। ठीक है, ठीक। इन लाइन आप पढ़िए। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन प्राइसेस राइजेस ड्यू टू एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर द कमोडिटीज। क्लियर है, प्राइस इंक्रीज होती है, डिमांड बढ़ी। इन सच ए केस आरबीआई reduces money supply in the system to reduce the demand, thereby decreasing the prices of commodities. Clear है? In case of deflation, prices fall due to a decrease in the demand for the commodities. In such a case, RBI increases money supply in the system to increase the demand, thereby increase the prices of commodities. अभी तक जो आपको समझाया वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखो,
हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन यूजिंग क्वांटिटेटिव टूल्स। पहले सीआरआर एसएलआर का देखो, ठीक है। इन्फ्लेशन में क्या करोगे आप, सीआरआर एसएलआर को बढ़ा दो, बैंक्स विल लेफ्ट विद लेस मनी टू लेंड, ठीक है। बैंक्स विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट टू कीप द प्रॉफिट मार्जिन सेम, ठीक है। पीपल विल बोरो लेस ड्यू टू इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट्स, डिमांड विल डिक्रीज, प्राइसेस विल डिक्रीज, इन्फ्लेशन इज कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट है, डिफ्लेशन में सीआरआर एसएलआर को डिक्रीज कर दो, बैंक्स विल हैव मोर मनी फॉर लेंडिंग पर्पस, banks will decrease interest rates to attract new customers, people will borrow more due to increased interest rates। यहाँ पे ये इंक्रीज हो गया, इसको डिक्रीज कर दो, ठीक है। कई जगह पे टाइपिंग के गड़बड़ होता है, ठीक है। ड्यू टू डिक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट्स, ओके, इसको सही कर लेना। people will borrow more due to decreased interest rates, demand will increase, prices will increase, inflation is controlled। इस चार्ट में किसी को कोई समस्या हो तो बोल सकते हो, ठीक है। ये वही समझाया मैंने जो अभी तक पढ़ाया, उसको आपके लिए मैंने एकदम लिख के देख लिया, ठीक है। अब आ जाओ कैसे यूज करते हैं, देखो ये टेबल बना दिया आपके लिए क्वांटिटेटिव टूल के, रिजर्व रेशियो, सीआरआर एसएलआर। इन्फ्लेशन में आप क्या करोगे, इंक्रीज, डिफ्लेशन में क्या करोगे, डिक्रीज। अभी बताया डिफॉल्ट डिफ्लेशन, डिफॉल्ट डिक्रीज, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचोगे, क्यों, क्योंकि पैसा आपको खींचना है। और यहाँ पे क्या करोगे, डिफ्लेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदोगे, क्योंकि लोगों को पैसा देना। रेपो रेट को क्या करोगे, यहाँ पे बढ़ाओगे, यहाँ पे घटाओगे। मॉनेटरी पॉलिसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, टाइट, डियर, हॉकिश और रिडक्शनरी। एक वर्ड और है रिडक्शनरी, रिड्यूस कर रहे हो ना मनी सप्लाई। यहाँ पे मनी सप्लाई, यहाँ पे क्या बोलेंगे मनी पॉलिसी को, इजी मनी पॉलिसी, चीप मनी पॉलिसी, डबिश मनी पॉलिसी और एक्सपेंशनरी, एक्सपेंड कर रहे हो आप मनी सप्लाई, ठीक है। तो ये आपके लिए, ये अगर आपको अभी तक क्या कह रहे हैं मैंने जितना पढ़ाया उसका ये आपका क्रक्स है। आप इस टेबल को याद कर लोगे, इस टेबल से आपके सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बस ये टेबल अकेले आप, इतना मैंने इसलिए समझाया क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर करने जरूरी थे। अदरवाइज कोई अगर टेबल का रट्टा लगा ले और उसका लॉजिक लगाए तो उसके क्वेश्चन सारे सही होते हैं, ठीक है। अब अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आप क्लास खत्म करते हैं, आज मुझे जल्दी जाना है। In MSF, बस SCB का equivalent what they are using government will RBI familiar on this। हाँ तो RBI ने किया ना, वही पैनल है नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप यूज कर रहे हो तभी तो आपको 4.25% पे लोन दे दिया। फिर आप उस समय के लिए लोन ले लो, फिर बाद में आप अपनी एसएलआर कोटा मेंटेन कर लो बाद में। कुछ टाइम के लिए ही होता है ना एमएसएफ का लोन, आपको थोड़े दिनों में वापस करना होता है विद इन 7 डेज, ठीक है। गवर्नमेंट जो फूड रेट्स कम करती है दैट इज डिफरेंट कंसेप्ट, ओके। अब वो सब्सिडाइज फूड रेट प्रोवाइड कराती है दैट इज डिफरेंट थिंग, ओके। आरबीआई सिर्फ डिमांड साइड को कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है, गवर्नमेंट फ्री में भी खाना दे सकती है आपको, एनएफएसए में देती है, ओके। अब आप अगर पूछ रहे हो कि गवर्नमेंट रेट्स कैसे कम करती है, तो रेट वो तो गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है ना, वोट बैंक पॉलिटिक्स। लेकिन जब बात लॉजिकल आ रही है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करने, आरबीआई सिर्फ डिमांड साइड मनी सप्लाई कंट्रोल कर सकता है। गवर्नमेंट पॉपुलिस्ट स्कीम्स के नाम पे कुछ भी कर सकती है। इन्फ्लेशन प्राइसेस डिक्रीज, डिफ्लेशन प्राइसेस इंक्रीज, ये क्या उल्टा क्वेश्चन है। इन्फ्लेशन में प्राइस इंक्रीज होती है भाई, इन्फ्लेशन में प्राइस डिक्रीज कैसे हो जाएगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, ठीक है।